लंगड़ियाल साहब, क्योंकि जरा दो फैक्टर्स जो कहे जाते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रोथ के हवाले से, एक तो हाई टैक्सेशन है, एक एनर्जी टैक्सेशन आपका डोमेन है। जो पॉइंट्स रेस किए हैं तबा साहब ने, वो ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन खुद एक बड़े कंफर्ट जोन में चला गया है, मगर उसे उस कंफर्ट जोन से निकाल कर एक इन्वेस्टमेंट इस तरह हो कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करे और एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी क्रिएट हो। उसके लिए जो पॉलिसी प्रॉब्लम है उसमें टैक्सेशन आपके डोमेन में लाया करता है, क्या कहिएगा? देखिए, एक तो पहली बात यह कि तबा साहब की एक बात दुरुस्त है कि हमारे जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लाइटली हायर साइड पे, इंडिया में 30%, हम 39% तक चले जाते हैं। इसी तरह आपके इंपोर्ट स्टेज टैक्सेस जो हैं वो एज ए रेशियो ऑफ द टोटल टैक्सेस हायर हैं। हम रफली 32% के ऊपर हैं जब हम टोटल रेवेन्यू को देखते हैं लास्ट ईयर के। ये बात दुरुस्त है। सैलरीज के ऊपर एक ख़ास लेवल से ऊपर वो भी एक्सेसिव टैक्सेशन है। ऐसा नहीं है कि इस बात की रियलाइजेशन नहीं है या इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम एक इस वक्त बाइंड के अंदर हैं। वो बाइंड ये है कि जहां जिन लोगों ने, जो वेल ऑफ लोग हैं जिन्हें दुरुस्त टैक्स पे करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। मैंने एक आध दफ़ा पहले भी बात की है कि आपके जो टॉप 5% हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम टॉप 5% में फाल करती है, वो इनकम से टैक्स की साइड पे 1.5 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन का टैक्स गैप मौजूद है। वहाँ पे आपका सेल्स टैक्स में भी टैक्स गैप मौजूद है और तबा साहब को इसका बहुत अच्छी तरह इल्म है कि वो सेल्स टैक्स की जो सेल्फ डिक्लेरेशन रिजीम है उसको कैसे मिसयूज़ किया जाता है। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट दैट। उसके इश्यूज़ है, उस सब पे काम हो रहा है। सो इसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि हमने FBR के अंदर कैपेसिटी नहीं डेवलप की सही जगह से टैक्स लेने की और सही तरीके से टैक्स लेने की ओवर मैनी ईयर्स। को ये कि एक गवर्नमेंट, 2 या 3 गवर्नमेंट का इशू नहीं है। 2008 और 2024 की अगर आप टैक्स GDP रेशो रहे तो यू स्टैंड एट द सेम। एक्चुअली इफ यू डू द एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, योर एग्जैक्ट नॉमिनल जो आपकी टोटल टैक्स कलेक्शन इट सेम बिटवीन 2008 एंड 2024। अब वो टैक्सेस, एक तरफ आपने वो कैपेसिटी डेवलप करके उनसे टैक्स लेना है और दूसरी तरफ टैक्स रेट कम करना है। हम लाफर कर्व के गलत साइड पे जा चुके हैं और उसकी दोनों वजूहात हैं। टैक्स पेयर वाली साइड पे भी बहुत वजूहात है और टैक्स अथॉरिटी वाली साइड पे, दोनों साइड पे काम हो रहा है। आपके टैक्स पेयर के हवाले से हम वेरियस मेजर्स ले रहे हैं जिसमें उसके बिहेवियर को बदल सके और जो टैक्स अथॉरिटी है उसकी साइड पे हम हाई पावर्ड इंसेंटिव्स ला रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिए काम करें। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कहने से हो जाएंगी। ये मीडियम टर्म प्रोसेस है। आपके जिन मुल्कों ने भी अपनी टैक्स GDP रेशियो मीनिंगफुली अच्छी की है, वो वही मुल्क हैं जिन्होंने हाईएस्ट टैक्स रेट को कम किया है। आपके इल्म में है कि ब्राज़ील में, इंडिया में टैक्स रेट्स नीचे आए। तो क्यों आए हैं? उन्होंने पहले अपनी वो कैपेसिटी क्रिएट की, टैक्स GDP रेशियो ऊपर ले गए कि इंडिया में 5-6% ऊपर गई, ब्राज़ील में गई, मैक्सिको में गई, वो जहां जहां जाती रही। अब ये इन अ वे ना चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। सो व्हाट डू यू डू फर्स्ट? क्या आप टैक्स रेट्स नीचे लाने की आपके पास लग्जरी है इस वक्त? वी डोंट हैव, नॉट दैट पीपल डोंट वांट टू डू दैट, डिसीजन मेकर्स वांट टू डू दैट, लेकिन वो लग्जरी इस वक्त अवेलेबल नहीं। तो हमें 1-2 साल जरा टाइट रोप पे चलना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट से हमने कमिट किया है कि हम जो वो टैक्सेस हैं जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर हैं और जो एक्सपोर्ट को इफेक्ट करते हैं उसको हम ग्रेजुअली कम करेंगे। आपने अगर देखा हो तो जो पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने उड़ान पाकिस्तान में, जिसके मेन जो फीचर्स हैं वो ये है कि अभी हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है और उसमें जो इंपोर्ट के बाइसेस थे और लोकल इंपोर्ट रिलेटेड बाइसेस थे उनको ख़त्म करना है या कम करना है। तो उसके ऊपर पॉलिसी लेवल के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी है, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता सकेंगे, हम एक दिन में नहीं जा सकेंगे। मगर जैसे आपने कहा कि टैक्स रेट हमारा ज़्यादा है, हमें बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर रफली तकरीबन 60 लाख लोगों ने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है पाकिस्तान में, तो कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 करोड़ की गुंजाइश है, यानी हम हाफ से भी कम फाइल कर रहे हैं। और इसमें भी तकरीबन आधे लोग ऐसे हैं 60 लाख में भी जो ज़ीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसमें भी सिर्फ 8,000 इंडिविजुअल पाकिस्तान में ऐसे हैं जो साल की तकरीबन 5 करोड़ इनकम फाइल कर रहे हैं
और सिर्फ 4000 ऐसे हैं जो 10 करोड़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैसिव नंबर है जो कि फाइल ही नहीं करते या फिर अंडर फाइल करते हैं। मगर जवाब यह है कि जो सैलरीड क्लास है उसी पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया। तकरीबन पिछले 5-6 साल में 600% उन पर टैक्स बढ़ गया। उन पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अलग है। इंडस्ट्री पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया। जो नहीं देते उनसे नहीं कलेक्ट किया जा सका। रिटेलर्स के दावे हुए थे, नहीं किया जा सका। अब प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर दोबारा कहा जा रहा है कि जी उन्हें फिर दोबारा इंसेंटिव दिया जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ गए कहाँ हैं हम? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा ना डिबेट हमारे यहाँ ना मिसफ्रेज हो गई है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब 1.5 करोड़ लोगों का टैक्स नेट में आना नहीं है। उसका मतलब ये है कि वे सब आएंगे, लेकिन इस वक्त इनकम टैक्स का आपका टोटल गैप 2.4 ट्रिलियन है। टोटल गैप, अगर आप तमाम टैक्स रेट को तमाम हाउस होल्ड इनकम के ऊपर अप्लाई करें और हर बंदा सही पे करे और कोई गलती ना हो उसमें, तो जो गैप है वो 2.4 ट्रिलियन है। इसमें से 1.2 ट्रिलियन का गैप सिर्फ का सिर्फ टॉप 1% ऑफ द हाउस होल्ड का है। वो आपके कुछ 6,67,000 हाउस होल्ड हैं, और ये टॉप 1% की मैं बात कर रहा हूं जिनकी एवरेज एनुअल इनकम जो है वो 13.2 मिलियन है। और ये सबसे ज्यादा जो गैप है वो टॉप के 5% हाउस होल्ड में, दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूं, और उसमें भी टॉप 1% में 1.2 ट्रिलियन का गैप है। सो हमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये जो टॉप 1% है, ये कुछ तो ऐसे हैं 2 लाख के करीब इनमें से जो अपनी ब्रैकेट में टैक्स के लिए बुक करे। बाकी जिसमें आपने कहा कि वो अंडर फाइलिंग कर रहे, वो कह रहे हैं हम कुछ कमा ही नहीं रहे, यू नो। तो बेसिकली इन लोगों से दुरुस्त टैक्स रिटर्न फाइल कराना और ऑडिट करने की कैपेसिटी क्रिएट करना कि हम उस ऑडिट के नतीजे में उनको मजबूर कर सके और डिटरेंस क्रिएट कर सके, वो डिटरेंस इस वक्त नहीं है। और वो जो ही हम डिटरेंस क्रिएट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि इसको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कोई मजीद 1 करोड़ बंदा टैक्स नेट में लाना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 6,73,000 हैं और 5% अगर टॉप हाउस होल्ड लें तो ये कोई 3.5 मिलियन के करीब बनते, 35 लाख के करीब बनते। इनका कोर इशू है। सो जहां हम ब्रॉडनिंग की बात करते हैं, वहां डीपनिंग ऑफ टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। टैक्स रेट की डीपनिंग नहीं, टैक्स की कंप्लायंस की डीपनिंग। सो टैक्स कंप्लायंस का इशू है जो मेन उस एरिया में है। मुझे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। बहुत अहम सवालात हैं जिनके जवाबात भी साथ साथ सामने आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब पे मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। फिर सब आपने ओवर द ईयर्स बूम बस साइकिल देखे हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री से वाबस्ता होते हुए देखे हैं, फर्टिलाइजर से भी आप वाबस्ता है। नाउ आज हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं, जो आपने खुद ने एज ए बिजनेसमैन माजी में देखा है, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से? मैं ये समझता हूँ कि हम थोड़े से ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आते हमारे जो 2 एक्सपीरियंसेस हुए हैं 2017 के और 2022 के, उसमें हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि वो क्या ऐसे फैक्टर्स थे कि जिसने इतना हाई जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बना दिया, और हमें क्या किन सेक्टर्स को अब टारगेट करना चाहिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट का के पर बर्डन ज़्यादा नहीं डालते। तो हमें सेक्टर बाय सेक्टर जो है वो एनालाइज करना चाहिए। मेरी नज़र में जो है, और पिछले पीरियड में और इस पीरियड में मुझे जो फ़र्क नज़र आता है, वहाँ हमारे पास ओवर कैपेसिटीज़ नहीं थी। इस दफ़ा जो है वो ज़्यादातर सेक्टर्स में ओवर कैपेसिटीज़ मौजूद है। तो उस पीरियड के अंदर जो है वो गवर्नमेंट पुश ये भी कर रही थी कि खूब लिबरल जो है उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई थी फाइनेंसिंग की भी, और वो नई इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे। हालांकि हमारे पास उस वक्त भी फॉरेन एक्सचेंज इतना जो है वो नहीं था। उन्होंने ये भी कंडीशन डाली हुई थी कि 50% जो है ख़ुद जो है वो इन्वेस्टर फॉरेन एक्सचेंज रेज़ करे, 50% स्टेट बैंक उनको देगा। इस किस्म की जो है वो स्कीम्स वगैरह देकर था। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो अंडर कैपेसिटी, जिनकी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल है, इस वक्त टेक्सटाइल आई थिंक अंडर कैपेसिटी चल रहा है। उसमें तो एक्सपोर्ट के भी जो है पोटेंशियल है, और उसमें पोटेंशियल है, और उसके क्या इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर बैठकर हल किया जाए तो आपको बजाय वो फॉरेन एक्सचेंज पे
बर्डन के वो आपको अर्न करके जो है वो दे सकता है। इसी तरह ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये जो हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ये 30-40, तो आप देखें सीमेंट, स्टील, टाइल, ग्लास एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब ये 40-50% की सिटी पे चल रहे हैं। तो वो अब उनको उनमें प्रोडक्शन बढ़ाना या उनमें ग्रोथ लाने के लिए कोई आपको नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हाईएस्ट लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार, कंस्ट्रक्शन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। तो हमने फिर एक जो स्टडी की, तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन में जो है वो 33% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, 66% जो है वो लोकल करेंसी का उसमें एलिमेंट है। और उसमें जो टैक्स की कलेक्शन ग्रोथ जो में का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर ये 40% जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या 80 पे हो जाए तो आई थिंक गवर्नमेंट को 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल टैक्स होगा, क्योंकि उन पर अच्छे खासे टैक्सेस जो हैं वो हैं उन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री पर। फिर एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पे तो जो है कोई आपको मतलब उस पर अगर आप ग्रोथ का अटेंशन देते हैं, पिछले साल जो ग्रोथ हमारी अच्छी हुई उसमें तो एग्रीकल्चर ने ही हमें हेल्प किया। इस साल जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके ऊपर जो है वो टारगेटेड अटेंशन पूरी तरीके से देनी चाहिए कि क्या मसाइल थे जिसकी वजह से जो है वो ये नहीं हुए और अब उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। चौथा, आईटी पे तो जो है वो बातें बहुत हो रही हैं, इसमें ग्रोथ है लेकिन जैसी डिज़ायर्ड है वैसी ग्रोथ जो है वो नहीं नज़र आती, उसको और जो है वो बढ़ाया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ माइनिंग पे भी गवर्नमेंट की जो है वो अटेंशन है। माइनिंग आपको न सिर्फ ये है कि बहुत ग्रोथ भी देगी और बल्कि फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में भी आपको मददगार जो है वो साबित होगी। तो हमें जो है वो एक आम इम्प्रेशन में देख रहा हूँ कि मुल्क के अंदर ये हो गया कि यार ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह ये एक लाइन में कह देना ये ठीक नहीं है, बल्कि सेक्टर टू सेक्टर स्टडी करके उनको टारगेट करके और फिर इसके पीछे जो है वो आपको पॉलिसीज़ भी बनानी है और उनको फैसिलिटेट। इस वक्त जो सूरत हाल है कि $3 अरब की हमारी रेमिटेंसेस, $3 अरब की एक्सपोर्ट्स, $6 अरब हमें कंफर्टेबल पोजीशन में डालते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें लोन्स नहीं मिल रहे। जो बैरूनी इन्फ्लोज हमारा जो टारगेट था इस साल में भी वो उस टारगेट के मुताबिक हमें वो फाइनेंशियल इन्फ्लोज नहीं आ रहे। हमने कर्ज ज़रूर उतारा है मगर स्टेट बैंक ने मार्केट से डॉलर्स बाय करके उतारा है, रिजर्व्स इसलिए मेंटेन हुए। तो ऐसी सूरत में हमें क्या थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए, क्या करें? आई थिंक वो एक ब्लेसिंग है, जो हमें पैसे नहीं मिल रहे थे ना इंटरनेशनल मार्केट से, और ये पैसे नहीं मिल रहे थे और हमने ये ओपन मार्केट से ख़रीद के जो है वो रीपेमेंट्स किए। गवर्नर स्टेट बैंक बहुत खुश हैं, वो कहता है भाई ये तो जो है वो ये ठीक है कि हमने ले कर किया, फर्दर अपना कर्ज उतारने के लिए फर्दर हमने कर्ज नहीं लिया या हमने अपना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो है वो फर्दर कर्ज जो है वो नहीं लिया, जो इस पीरियड के अंदर जो आपको इतना आपको जिस चीज़ ने कंफर्ट दिया है इसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आई बिलीव कि जब ये थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी जब बढ़ेगी ना, तो मैं समझता हूँ, देख हम ये कहते हैं कि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट का कोई घर ही नहीं है। अब तो जो है इन्वेस्टमेंट वापस आएगी, क्योंकि अब तो आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमल पे है, तो बढ़ेगी। इसी तरह जो लोग पैसे बाहर ले गए थे अब फर्दर बाहर ले जाने का केस नहीं बनता, क्योंकि पहले तो ये कि डिवैल्यूएशन वगैरह होती थी तो उनको एक किस्म का जो है वो मार्जिन नज़र आता था। अब तो वो यहाँ स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखने के बाद रिग्रेट करते हैं लोग कि हमने पैसे बाहर जो है वो रख दिए। मुझे लग रहा है कि ये साल आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में जो है वो आप देखेंगे परफॉर्मेंस, और लोग बाहर जो पैसे ले गए वो रिग्रेट करेंगे कि भाई हम पाकिस्तान में जो है हमें बेटर जो है रिटर्न, रुपया भी स्टेबल है, जितना भी स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न है वो डॉलर टर्म्स रिटर्न है। मतलब हम इतने कहते हैं 150% 40% बढ़ गया, ये डॉलर टर्म्स में जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो उससे जो है वो लोगों में जो है वो एतमाद जो है वो बढ़ेगा, और जहाँ अंडर यूटिलाइजेशन को आप अगर ऐसा इंसेंटिवाइज करेंगे कि जिसकी वजह से उसमें जो है वो एक्टिविटी बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े, तो उसके फिर जो है वो अफेक्ट ये आप रेवेन्यू कलेक्शन में भी जो है इसको देखेंगे। बहुत सारी इवन ऑटोमोबाइल में भी, मैं अगर होता तो ऑटोमोबाइल जो है जो बड़ी गाड़ियां हैं
बड़ी गाड़ियों पे 300% जो है वो टैक्स मिलता है। अगर मैं $1 देता हूँ उसे 300% मुझे टैक्स मिलता है। तो कितने लोग होंगे? 100-200 मिलियन डॉलर में आप 600, 700, 800 मिलियन डॉलर का जो है वो रेवेन्यू हासिल कर सकते। तो ये आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि क्या, कहाँ से क्या जो है उसका वो हमारे लिए जो है मुल्क के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा।